तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। दो टाइप के मोशन है, इसको आप काइनेमेटिक्स भी कह सकते हो, काइनेमेटिक्स 1, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, डायनामिक्स एंड स्टैटिक। Mechanics basically is a branch of physics in which we deals with the cause and effects of a motion. ये motion से related होती है, in which we deal with the cause and effects of the motion of a particle, rigid objects and deformable bodies. ठीक है, मैकेनिक्स मतलब मोशन। Sir, can you repeat that? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a मोशन वाली चीजें इसमें आएंगी पूरी। cause and effects which deals with the cause and effects of a motion. ठीक है, बेसिक मतलब ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडीज, रिजिड ऑब्जेक्ट्स, डिफॉर्मेबल बॉडीज, इन सब के बारे में। तो अब इसमें डायनेमिक से स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? विच डील विथ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन रिजिड। ये इसमें हम पढ़ते, बॉडी है ना, ब्रेस्ट पे है, तो हम स्टैटिक्स बोलते हैं। एट अ बॉडी मतलब मूव नहीं हो रहा है, स्टैटिक। लेकिन डायनेमिक्स में क्या मूवमेंट्स होंगे? ठीक है, डायनेमिक्स के दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक आता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। स्टैटिक मतलब रुकी हुई चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उस पर फोर्स इफेक्ट कर रहा है, उसका इफेक्ट पढ़ेंगे। और काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में, डायनेमिक्स में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स आएगा। अब काइनेटिक्स क्या होता है? ये बहुत आगे लेवल का होता है। ये मोशन प्रेडिक्ट करता है, हम प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट द मोशन। इसके प्रेजेंट मोशन से हम आगे का मोशन प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में क्या होता है? विच डिस्क्राइब द पॉसिबल मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इसमें हम पॉसिबल मोशन, क्या क्या मोशन होंगे, हो सकते हैं, पॉसिबल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, तो ये बस शॉर्ट में बता दिया हूँ। काइनेटिक्स में हम प्रेडिक्ट करते हैं, which attempts to explain or predict the motion that will occur in the given situation। और काइनेमेटिक्स में हम डिस्क्राइब करता है वो पॉसिबल मोशन ऑफ अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी। इसको लिख लिया। देखो, मोशन एंड रेस्ट के बारे में पता है ना आपको? मोशन मतलब मूवमेंट हो रहा है, रेस्ट मतलब जगह पे रुका हुआ है। ओके, अब रेक्टिलिनियर मोशन हमें चालू करना है। बेसिकली दो टाइप की मोशन है, रेक्टिलिनियर होता है और कर्विलिनियर होता है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब बेसिकली along a straight line. राइट, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में जो मूवमेंट हो रहा है उसको रेक्टिलिनियर कहते हैं। और कर्विलिनियर मतलब कोई कर्व के अलॉन्ग हो रहा है, ऐसा आड़ा टेढ़ा, और स्ट्रेट हो रहा है। तो रेक्टिलिनियर मोशन हमारा चैप्टर ही बेसिकली काइनेटिक्स 1 में हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। अब पोजीशन, सबसे पहले आ जाओ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल।
refers to its location. सबसे पहले इसमें लिखो position of a particle in space. इसमें लिखो the position of a particle refers to its location. उसका लोकेशन क्या है? In the space at a certain moment of time. कोई टाइम मोमेंट पे उसका लोकेशन क्या है, वो उसकी पोजीशन हो गई, वो पार्टिकल कहाँ पर है उस मोमेंट पे. बेसिकली अपने क्या बताता है, वेयर इज द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल कहाँ पर है, वो उसका पोजीशन होता है. कहीं भी हो सकता है, ये उसका पोजीशन हो गया, लोकेशन बेसिकली. अब पोजीशन के बाद आएगा हमारा सेकेंड टर्म, डिस्प्लेसमेंट. The change in the position of a moving object. Change in the position of a moving object. मूविंग होगा तो पोजीशन चेंज होगा, रेस्ट पे रहेगा तो पोजीशन सेम ही रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. अब मूव हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रहा है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है ना. Yeah. तो वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है. हाँ, तो देखो ये एक पॉइंट है. एक पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे एक पॉइंट है, इधर कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, उस पे ये एक पॉइंट पे ये पोजीशन है उसकी. अब हमने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, ओरिजिन से ज्वाइन करके पोजीशन वेक्टर बना दिया, उसका r1 वेक्टर मान लो. अब ये जा रहा है कहीं और, यहाँ पहुंच गया, ये उसका पोजीशन है. देखो एक्चुअल में देखो ये लाइंस नहीं थे, पोजीशन ये थे उसका, यहाँ से यहाँ गया. ठीक है, Position of particle. हाँ, ये पोजीशन चेंज हुआ उसका पार्टिकल के, तो हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, ऐसा बना के r1 वेक्टर और ऐसे ज्वाइन करके r2 वेक्टर. क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है ना, उसका खुद वो वेक्टर नहीं होता है. जैसे एक पॉइंट है मान लो 2,3, तो जब आप उसको ऐसे ज्वाइन कर देते हो ना, तो ये हो जाता है 2i कैप और ये हो जाता है 3j कैप. तो ये पोजीशन वेक्टर इसका बन जाता है 2i कैप प्लस 3j कैप. तो पोजीशन वेक्टर होता है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2,3 इज 2i कैप प्लस 3j कैप. तो देखो ये पॉइंट पे था वो, उस पर एक पोजीशन वेक्टर बनाए. अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर बेसिकली यहाँ से ये जो उसका ये मूवमेंट जो हुआ, ये रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट.
विच इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा आर, चेंज इन आर। जो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो आप देखो इधर हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होगा, फ्लो मेंटेन कराओ, फ्लो मेंटेन इधर हो रहा है, tail to head, हाँ टेल टू हेड। तो फ्रॉम द ट्रैक फ्लो अगर इधर मेंटेन हो रहा है तो यहाँ से शुरू हुआ, ये जाता है फ्लो गया, फिर इधर गया, तो यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। बेसिकली आर टू वेक्टर शुड इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो ये पोजीशन, तो क्या हुआ, बेसिकली डिफरेंस ही हो गया, हम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, चेंज इन आर, आर इज अ पोजीशन। तो ये आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर गिव्स अस द फाइनल डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी रहेगा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है 2,3 पे और यहाँ पहुंच गया हो 1,8 पे, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप 3j कैप, और ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे कैप, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखो बस इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जहां आप पहुंच रहे हो माइनस जहां से निकले हो, राइट है। डेल्टा आर पहुंच कहाँ रहे थे इधर R2 की तरफ और निकले कहाँ थे R1 से, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये जो इधर डेल्टा आर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो रहेगा वेक्टर फॉर्म में। अगर लिखूं मैं कहाँ पहुंच रहा हूं मैं, आई कैप प्लस माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे याद रखना है। तो आई कैप माइनस 2i कैप इज माइनस आई कैप प्लस 5j कैप। ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट का, जो कि वेक्टर ही होता है, जिसमें से एरो से डायरेक्शन बता दिया है, और मुझे अगर उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो मैं उस पर मॉड लगा दूंगा। और अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका कहाँ से कहाँ गए, वो फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि ये पॉइंट है 1,2 और ये पॉइंट है 5,6, आप ऐसे जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को आपका रूट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। that is distance. हाँ दैट इज डिस्टेंस। तो सिर्फ इसको, ये कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, बस ये उसका वेक्टर है, ये उसका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, और उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ क्या हो जाएंगी, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो देखो इसमें मतलब बेसिकली होता क्या है, देखो आर वेक्टर, ये आर वेक्टर अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट है हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस विच इज 6i कैप 5i कैप माइनस प्लस 6k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस i कैप प्लस 2k कैप, तो ये आपको r मिल गया विच इज 4i कैप प्लस 4k कैप। अगर आपको ये लेंथ चाहिए, कितना मैग्नीट्यूड क्या डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप इसका क्या करते हैं, मॉड आर कर दोगे। तो रूट ओवर आई कैप के बाजू वाला का स्क्वायर, के कैप के बाजू वाले का स्क्वायर, विच इज 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 2, रूट के बाहर निकलेगा 4√2। वैसे हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से भी ये निकाल सकते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। Why did we take K cap? अरे के कैप गलती से लिया, सॉरी, जे कैप, इट्स जे कैप, ठीक है, राइट। अब देखो इसमें ना हमने 2 पॉइंट्स लिख लिए। सेकंड पॉइंट क्या था, वेक्टर है। थर्ड पॉइंट आप इसका याद रखो, इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन इजी कुछ नहीं है, तो पता ही होगा, m⁻0 l⁻1 t0 डायमेंशन होता है। और 4 यूनिट
यूनिट इसका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, एसआई यूनिट इसका मीटर होता है, जो कि एसआई यूनिट है, किलोमीटर नहीं है मीटर, किलोमीटर भी वेक्टर का। नहीं, डिस्प्लेसमेंट और 4 मीटर ऐसा डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आएगा डिस्टेंस, टर्मिनोलॉजी में डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस के बारे में तो पता ही है आपको ना, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होता है ये, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो था वो, जैसे कि ये पॉइंट, ए पॉइंट से आप बी पॉइंट मूव कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे सर्कल के अलोंग मूव कर रहे हो, ए से बी। yeah, so the circular path will be counted. हाँ, और ये मान लो इसका रेडियस 2 है, तो ए टू बी डिस्टेंस, डिस्टेंस ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है ये लेंथ, लेकिन ये आधा ही है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है तो पाई आर हो जाएगा, आर इज 2, तो इसका डिस्टेंस एक्चुअल में 2 पाई है। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बोलो, Displacement will be 4. 4, करेक्ट, राइट। क्वेश्चन लेते क्वेश्चन कॉपी कर लो। D is for distance and S represent displacement, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस क्वेश्चन। Okay.
क्वेश्चन कॉपी हो गया। Yeah. X, Y, Z. A particle move in a semicircle path of radius r from O to A. O से O to A डायग्राम दिया है, वैसे डायग्राम क्वेश्चन में है। तो एस सेमी सर्कल पाथ में गया पार्टिकल O to A जिसका रेडियस r है। फिर देन इट मूव्स अलोंग पैरेलल टू z एक्सिस कवरिंग अ डिस्टेंस r। तो z एक्सिस देखो ऐसे जा रहा है ना, तो ये पैरेलल टू z एक्सिस ऐसे जा रहा है r डिस्टेंस कवर करके। ओके, तो इधर पहुंच गया पार्टिकल। फिर यहाँ पहुंचा B पे, अप टू B। फिर फाइनली इट मूव्स अलोंग द BC मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये y एक्सिस जैसा डायरेक्शन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऊपर जा रहा है इस तरह से, और यहाँ ऊपर जाके C इधर कहीं है, मान लो C पे पहुंच गया। तो ये इसका C उसका फाइनल पोजीशन है। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हमें गिवन है कि ये जो था ये 2r है, ये जो है ये r है, और इस सर्कल का रेडियस भी r है। तो देखो पहले आपको ना मुझे लगता है आपको डिस्टेंस इजी लगेगा। डिस्टेंस बता दो मुझे, पहले ये सेमी सर्कल को फॉलो करें। 1 second. सेमी सर्कल R plus R 4R. पाई आर। पहला तो ये सेमी सर्कल पाई आर, 2 पाई आर की जगह पाई आर, हाफ सर्कल। फिर आएगा आर, राइट। फिर ये वाला रूट आर, फिर गया ऊपर 2r से, तो यहाँ पहुँच गया प्लस 2r। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, r कॉमन निकाल के r प्लस 2r 3r, तो बेसिकली मिल गया पाई प्लस 3r। डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, सॉरी डिस्टेंस हमें मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट को ये सब पाथ से कुछ लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को c के कोऑर्डिनेट चाहिए, और ओरिजिन है 0,0,0। c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अंदाजा लगा सकते हो? ये x एक्सिस के अलोंग, Yeah, so coordinates will be like 2. Wait. हाँ, x एक्सिस के अलोंग 2r मूव हुआ, क्योंकि सर्कल का रेडियस r है, तो x एक्सिस के अलोंग 2r मूव हुआ, तो राइट है। फिर z एक्सिस के अलोंग r मूव हुआ, तो z कोऑर्डिनेट विल बी r। Z axis, how? ये z एक्सिस के अलोंग r मूव हुआ ना, ऐसे ये वाला बाहर निकल गया ये बेसिकली। तो z एक्सिस के x एक्सिस के अलोंग 2r हुआ, फिर z एक्सिस के अलोंग r हुआ, तो ये r हो जाएगा। और y एक्सिस के अलोंग ये वाला y एक्सिस के अलोंग 2r हुआ है, तो बीच में भी 2r आ जाएगा। तो ये c के फाइनल कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो अगर मुझे जो फाइनल है, बेसिकली मुझे जिससे लेना देना है, वो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया तक ही उसको लेना देना है। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो सी के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2r 2r r। ये समझ में कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले? तो हमें एस वेक्टर मिल गया, बेसिकली एस वेक्टर। ये कलर एस वेक्टर हमें मिला 2r, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट 2,3 होते तो 2i प्लस 3j। अब कोऑर्डिनेट 2r 2r r है, तो 2r i कैप 2r j कैप r k कैप, ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, s मतलब वेक्टर नहीं लिखा है इधर, तो s इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ s वेक्टर। तो यहाँ मिलेगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 2r 4r स्क्वायर 8r 9r स्क्वायर 3r।
राइट, 3r हो जाएगा, 9r², 9 का रूट 3, r² का रूट, तो ऐसे हमें मिल गया। तो हमारा फाइनल, ये हमें दो चीज़ें मिल गई, तो हमारा फाइनल आंसर है D/S इज इक्वल टू गैस। Wait, how did we get 3R? अरे भैया, ये क्या है? हाँ 4r² प्लस 4r² प्लस r², 9r², रूट उसका 3r। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है दो तीन कि सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि डिस्टेंस जो रहेगा ना, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से, मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, मिनिमम इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्प्लेसमेंट से मतलब मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेंगे वेक्टर, तो वेक्टर को वेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, वेक्टर को वेक्टर से भी कंपेयर नहीं करते। ये मैग्नीट्यूड है खुद, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस बड़ा रहेगा, मिनिमम वो इक्वल हो सकता है। सेकंड बात, यूनिफॉर्म मोशन में एक ही डायरेक्शन में मोशन अगर हो रहा है, इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब अच्छा मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, समझा था ना बात। एक पॉइंट है, आप घूम के इधर आ गए वापस, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, समझ रहे हो? yeah. हाँ, एक सर्कल जैसे एक पॉइंट है, ए पॉइंट से स्टार्ट सर्कल बनाया, ए से स्टार्ट हुआ, ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि ये पोजीशन माइनस यही पोजीशन जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, विच इज 2πr। Okay. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी। हटा दो ना, हाँ फिर क्या लॉग का एक और टेस्ट लेना पड़ेगा आपको, है ना? एक और शीट देता हूँ प्रिपरेशन के लिए, दूसरी थोड़ी सिंपल। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इन एन इंटरवल होता है, ये फिक्स करते हैं, इसमें कोई इंटरवल होना चाहिए, इन्फिनिट तक नहीं जाएगा, यहाँ से वहां तक, मतलब इन एन इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल अच्छा, पार्टिकल का मतलब क्या होता है पता है ना? पार्टिकल मतलब मास जीरो है इसका कुछ मास कंसंट्रेशन, मूविंग पार्टिकल ओवर सर्टन टाइम इंटरवल। is defined as the displacement divided by the total time.
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम in the process. तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली होता है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम तक वो डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वी एवरेज ऐसे भी रिप्रेजेंट करो, विच इज ऑल्सो वेक्टर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। तो ये डेल्टा एक्स चेंज इन पोजिशन या डेल्टा आर जो भी लेना चाहो अपॉन डेल्टा टी, डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी दोनों एक ही चीज है। तो डेल एक्स क्या हो गया, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब इनिशियल टाइम अगर मान लो 1 था और फाइनल टाइम 4 है तो 4 माइनस 1, फाइनल 50 पे पहुंचा है, इनिशियल 10 था तो ट्रैवल कितना किया 40, 50 माइनस 10 तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसका डायमेंशन हो जाएगा और यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर डिस्प्लेसमेंट का था L⁻1 है। -1 है। हाँ L⁻1 है, कुछ नहीं मतलब L⁻1 T⁻−1 है। अब एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ही होगा, उसका भी डायरेक्शन रहेगा। अब हम 1D में चल रहे हैं तो हम मान लेंगे कि आगे का मूवमेंट अगर हो रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे, पीछे अगर मूवमेंट हो रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव ले लेंगे वैल्यू, बस हम पॉजिटिव नेगेटिव में डील करेंगे। वेलोसिटी अगर 5 लिखा हो तो मतलब राइट साइड 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, अगर मैंने -5 लिखा हो तो लेफ्ट साइड जा रही, प्लस और माइनस में निपटा देंगे, आई जी के की हेल्प लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 1D में चल रहे हैं हम लोग। आई जे मतलब 2D हो गया, आई जे के मतलब 3D हो गया। अब इसमें एक कन्फ्यूजन जो बच्चों को रहता है कि अगर मान लो वेलोसिटी मैंने दे दिया 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये 1 डायमेंशन मोशन है कि 2 डायमेंशन मोशन है कि 3 डायमेंशन मोशन है, बताओ। Velocity 3 dimension। एक्चुअल में ना ये 1 डायमेंशन ही है, क्यों Z एक्सिस है? क्योंकि 2i प्लस 3j प्लस 4k एक ही वेक्टर है ना, तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, 1D जा रहा है। तो आई जे के आने से 2 डायमेंशन ही होता है। तो 2 डायमेंशन कब होगा, जब उसका मूवमेंट चलते चलते वो नीचे चले गया, तो ये 1D था, अब ये 2D हो गया और बाहर निकल गया फिर तो 3D हो गया। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन से ये 1D हो सकता है, सब इसके अलॉन्ग है, उस डायरेक्शन है। ठीक है, वैसे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस जस्ट पूछ लिया मैंने आपको कि ऐसे होता है। तो याद रखना ये अगर ये वेरिएबल होते ना, ये लोग वेरिएबल होते, 2,3,4 एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन अगर ये वेरिएबल होते हैं, मतलब मान लो वेलोसिटी ऐसा होता है 2ti कैप प्लस 3t² j कैप, तो अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग होते रहते हैं, तो ये पॉइंट अलग अलग प्लॉट होते हैं अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी, तो ये 2 डायमेंशन हो जाता है, हर हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हो जाती है हर टाइम ऑफ टाइम पे।
तो वेलोसिटी को हटाओ, अगर मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करता तो हर पॉइंट पे अलग अलग ये डिस्प्लेसमेंट देते। अगर ये एस से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है जो ऐसा स्ट्रेट है, कहीं तो भी उसका डायरेक्शन कुछ हो सकता है लेकिन वो वन डायमेंशन में जा रहा है। अब देखो एवरेज स्पीड हो गया, ये क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी। वैसे ही क्या होगा एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बोल दो आप, डायरेक्ट लिख देते इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस है ना, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टाइम इनटू या टोटल टाइम टेकन, जो भी लिखना है कितने टाइम में किया, ठीक है। तो ये होता है एवरेज स्पीड, दैट्स इट। अभी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब हम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम से कर रहे हैं। अगर मान लो एवरेज मैं वेलोसिटी बता रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी जो है ना, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब हमेशा वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, वन डायमेंशन में जा रहा है, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो एवरेज वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी बन जाएगा, जो उसकी वेलोसिटी है वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि हर जैसे भी जा रहा है पूरे की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है, तो यही एवरेज वेलोसिटी हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, कभी ये 2 मीटर पर सेकंड चला, फिर 3 मीटर पर सेकंड चला, फिर 5 मीटर पर सेकंड चला, तो ये अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज लेंगे, एक तरीके से हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम्स डिवाइड करके हम लोग चेक करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। लेकिन अगर पूरा ही 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो हमारा एवरेज भी वही आएगा। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म मोशन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कोई भी टाइम पे अगर मैं कोई भी टाइम पे वेलोसिटी ले लूँ उसके इक्वल रहेंगी, कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के इक्वल रहेंगी, ठीक है। अभी ये अलग अलग दे रहा है तो कोई एवरेज वेलोसिटी मिल गई मुझे मान लो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं इसका पी एवरेज निकाल लिया, वी एवरेज से चलता, तो जितने टाइम में ये अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड वेलोसिटी में क्रॉस किया है, उतना ही वो एवरेज वेलोसिटी में ही अगर ये कांस्टेंट भी रखता मैं पी वी एवरेज, तो उतना ही वो क्या बोलेंगे उसको पहुंचता क्रॉस करता है। तो बेसिकली देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिजिकल मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच इफ द ऑब्जेक्ट इज मेड टू मूव it will cover the same displacement in a given time as it does with its actual velocity in the same time। अलग अलग वेलोसिटी पे घूमने की वजह से जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लूँ तो एवरेज वेलोसिटी सिर्फ एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी पे भी जाए तो उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। समझे बात, ये बात समझी। हेलो, ठीक है। तो मैं आपको बता फिजिकल मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी बता रहा था, समझा आपको। नहीं। ठीक है, इट इज द, इसको लिख लो आप, फिर समझाता हूँ। इट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है विथ विच, अगर जिससे if the object is made to move
is made to move, it will cover the same distance in same time. Oh, Same displacement with same time interval. तो समझ गए ना, मतलब अलग अलग वेलोसिटी से अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कोई इंटरवल में, तो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, तो उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उतने ही टाइम में, अगर उससे हम कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से जाए तो। yes, I'll just copy. अगर डायरेक्शन सेम ही रहे तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम ही आएंगी। देखो ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू सी, ए पॉइंट है सी पॉइंट है, क्वेश्चन दिया ये। अब ये S1 डिस्टेंस है, S1 प्लस S2 हमको मंजिल पे पहुंचा देगा। अब इसने इसको क्रॉस किया विद V1 वेलोसिटी, इसको क्रॉस किया विद V2 वेलोसिटी। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखो Sir, can you let me copy the question copy? देख लो, मैं कॉपी करने देता हूँ, पहले देख लो। V एवरेज हमें निकालना है, तो V एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस सेम ही, क्योंकि एक ही मोशन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, S1 plus S2. राइट, S1 प्लस S2, और टाइम हमें पता नहीं है। T. हाँ, हमने मान लिए T1 प्लस T2 है, ठीक है, हमें पता नहीं है। S1 प्लस S2 में गिवन है क्वेश्चन में, T1 और T2 नहीं गिवन है, तो हमें सिर्फ इतना गिवन है कि वेलोसिटी V1 से जाए, यहाँ से यहाँ तक V1 गया और यहाँ से यहाँ तक V2 गया, तो हम यहाँ से T1 निकाल लेंगे। T1 विल बी V1 अपॉन S1, क्योंकि हमें आंसर जो है वो जो गिवन है उसमें ही आना चाहिए, हमें V1 V2 और S1 S2 गिवन है, तो हम यहाँ से T1 निकाल लेंगे वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट से, सही ना। एक मिनट, गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और T2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, S2 अपॉन V2। तो यहाँ हम दी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और इससे जो भी आंसर आ रहा है फाइनल आंसर वही रहेगा। इसको ऐसे छोड़ सकते हैं हम, इसमें नोट में लिख देंगे एक बात, अगर डिस्टेंस सेम होते ना, S1 इज इक्वल टू S2 होता, मतलब ये और ये डिस्टेंस सेम अगर होते, तो मैं इस फॉर्मूले में सबको S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S लिख देता, तो मुझे S प्लस S अपॉन S बाई V प्लस S बाई V, V1 S बाई V2, 2S क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता मैं, तो V2S V1S अपॉन V1 V2, V1 V2 ऊपर चले जाता, 2V1 V2 S और नीचे से S कॉमन निकल के V1 प्लस V2 और SS कैंसिल हो जाता। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होता तो हमें क्या मिलता, V एवरेज 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 ये मिलता। ओके। अगर सेम होता तो S कैंसिल हो जाता, S1 S2 हट जाता। तो बेसिकली ये जो है, ये जो टर्म है, ये हार्मोनिक मीन है। V एवरेज इज द हार्मोनिक मीन ऑफ V1 एंड V2। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, हार्मोनिक स्ट्रेट लाइन में नहीं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है उसमें, V1 एंड V2 ये इसमें रहता है हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। मीन निकालने के अलग अलग तरीके, उसमें से अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये हार्मोनिक मीन है। इज द हार्मोनिक मीन ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, लिखो, हटा दो इसको। इसी क्वेश्चन में ना A टू C अगर जाता और हमें V1 की जगह V1 दिया रहता, V1 V2 सेम, लेकिन उसकी जगह S1 S2 नहीं दिया रहता, T1 T2 दिया रहता। इसमें क्या दिया था, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिया था। यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी अगर दिया है तो इसको ट्राई करो, तो V एवरेज क्या हो जाता बताओ। T1 V1 plus T2 V2 upon T1 plus T2। ठीक है, हाँ, तो उसमें भी T1 इक्वल T2 हो जाता तो क्या करते देखो। Then it would have been T bracket V1 plus V2 upon 2T। T कैंसिल हो जाता, तो हाँ, so टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने इसका S1 मान लिया, इसका S2 मान लिया, तो S1 प्लस S2 हो गया। टाइम तो हमें गिवन है T1 प्लस T2, तो S1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी V1 T1 इधर से, इन तीनों कॉम्बिनेशन से S1 आ जाएगा, और यहाँ से V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, राइट। तो अगर सिमिलरली इधर भी एक नोट बना देंगे, T1 इक्वल टू T2 अगर होता तो V एवरेज हो जाता हमारा
v1 इसको t मान लेते हैं, t प्लस v2 t अपॉन t प्लस t, तो t कॉमन निकला, v1 प्लस v2 अपॉन 2t, t कैंसिल, तो v एवरेज हमें मिल जाता v1 प्लस v2 बाय 2, अगर टाइम कांस्टेंट होता तो, टाइम सेम टाइम पे जाता तो v एवरेज हमें ये मिलता। तो ये जो टर्म मिला है हमें v एवरेज बेसिकली इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ v1 एंड v2। अरिथमेटिक मीन मतलब नॉर्मल एवरेज जो होता है, हर चीज को, दो चीज को ऐड करें डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 2 से, तो ये दो चीज को ऐड किए v1 एंड v2। ये सब वैलिड होगा अगर 3 भी होते ना, वेलोसिटी v1 v2 v3, तो भी वैलिड होता है। ये 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो v एवरेज होता v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड दैट तीनों सेम टाइम पे जा रहे, सेम टाइम, यहाँ भी t लगा, यहाँ भी t लगा, यहाँ भी t लगा, और ये v1 ये v2 ये v3, तो यहाँ पर ये भी वैलिड हो जाता है इसमें। ये ट्राई करो। लेट द जर्नी विद t मान लेते हैं। तो पहले तो हाफ ऑफ जर्नी d बाई 2, वो विद कॉन्स्टेंट स्पीड v से गया, ओके, द हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट d बाई 2 का हाफ, ये d बाई 2 है बचा हुआ, उसका हाफ d बाई 4 हो जाएगा, वो कॉन्स्टेंट स्पीड 2v से गया, फिर एंड द रेस्ट वो भी d बाई 4 ही बचेगा, क्योंकि d बाई 4 प्लस d बाई 4 प्लस d बाई 2 विल बी d, ये 4v से गया, एवरेज स्पीड चाहिए, ओके। क्वेश्चन है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम ही रहेंगी इस केस में, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो d हो रहा है, ये पूरा तो d मानो, अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 होता है। तो t1 इज displacement upon velocity, t2 is displacement upon velocity which is d by 8v, t3 is displacement upon velocity which is d by 16v। अब ये सब उठा के पुट कर देंगे तो आंसर आ जाए।
हाफ जर्नी v स्पीड से, बचे हुए का हाफ, मतलब d/2 का हाफ d/4 2v से, फिर बचा हुआ d/4 ही बचेगा, वो 4v से। तो री सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से डी और वी दोनों कॉमन निकाल लो। नीचे जो सबसे बड़ा है वो निकालो, उल्टा करते हैं हम लोग। 16 ऊपर से सबसे छोटा निकालते, नीचे सबसे बड़ा। अभी 16 निकाला इसको मैंने कॉमन, तो ये 16 निकालो, तो मतलब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, यहाँ पर से 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ 16 ही था, तो ये 16 बाहर निकल गया, ऊपर बचा 8। ये डी भी गया, वी भी गया, यहाँ बचा 2, 16 गया, और यहाँ बचा 1, क्योंकि डी भी गया, वी भी गया, डी डी कैंसिल। 16 वी, 8 + 2 10 11, 16/11 वी। समझा? एक और क्वेश्चन ले लो। मूव बैक, पीछे आ जा रहे थे। चार बार ऐसे कर, कितने 10 मिनट के अंदर। ओके, टोटल टाइम दे दिया। बहुत चीज़ें निकालनी है इसमें, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम सभी निकाल लेते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपका मोशन चालू है, आप 10 से इधर गए आगे, फिर 4 से पीछे आए, फिर 4 से पीछे आए, फिर आगे वापस 10 से गए, फिर 4 से पीछे आए। तो बेसिकली ये जो आपका मोशन हुआ, हाँ फातिमा क्या हो गया? कनेक्शन नहीं आ रहा। किसी का हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट नहीं ले सकते हो क्या? 10 से वापस आगे गया, फिर 4 से पीछे आया, तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, 10 से आगे 4 बार गया है ना। एक बार 10 से आगे गया, फिर 10 से आगे गया, फिर वापस आगे गया, और 10 से आगे गया, फिर पीछे आया, फिर 10 से आगे, 10 से आगे वो 4 बार गया, मतलब 40 बार, 40 डिस्टेंस हो गया उसका, और वो 4 बार पीछे आया, 4 बार पीछे आ रहा है, जितना आगे आ रहा है उतना पीछे आ रहा है, तो 4 × 4, 4 बार पीछे आया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 10 + 4, 10 - 4, फिर 10 - 4 अगेन होगा, 10 - 4, फिर 10 - 4, फिर 10 - 4, ऐसे। तो बेसिकली ये 4 बार ही हो गए, और ये भी 4 बार हो गए, तो यहाँ से आ रहा है 40 - 16, तो ये हमारा डिस्टेंस मिला हमें। नहीं नहीं नहीं,
ये हमें क्या डिस्प्लेसमेंट मिला, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिला, सॉरी। पीछे जब आ रहा है तो हम उसको 10 से गए आगे, और 4 से पीछे आ रहा है तो हम उसे 6 ही काउंट कर रहे हैं, 10 माइनस 4, राइट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया 24। तो पहला हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, निकाल लिया हमने 24, और वो प्लस में आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव ही है ना। तो आगे वो 24, मतलब जो इनिशियल पोजीशन थी उससे वो 24 ही आगे गया, 24 तक ही पहुंचा आगे। और डिस्टेंस अगर देखो मैं, तो ये 10 से पीछे आगे चला और पीछे 4 से चला, तो घूम रहा है। उन सबको ऐड कर दूंगा मैं, तो 10 × 4 तो है ही, प्लस 4 × 4 भी करना पड़ेगा क्योंकि पीछे वाला भी ऐड हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी ये हो जाएगा उसका 56 डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट उसका 24। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, एवरेज वेलोसिटी वो निकालना क्या बड़ी बात है। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 24 हुआ था और टाइम उसने 10 दिया, कितना दिया 10 मिनट ना, 10 मिनट दिया है। तो आप इतना ध्यान देना कि अगर 10 मिनट से कर रहे हो तो 24 मीटर पर मिनट आ जाएगा। और अगर एवरेज स्पीड आप निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमने लिया मिला है 56 अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया 2.4 मीटर पर मिनट, और ये हो जाएगा 5.6 मीटर पर मिनट, क्योंकि आपने मिनट से डिवाइड किया है इसलिए मिनट आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।